नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं एक वरिष्ठ नागरिक जिनका नाम है उमेश कुमार शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। दोस्तों, उमेश जी ने हमें आमंत्रित किया है आज राजनीतिक चर्चा के लिए। दोस्तों, किसान आंदोलन हुआ, उसका असर यह रहा कि दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर बंद हो गए, जिसमें आज भी सोनीपत से अगर दिल्ली जाते हैं तो रास्ता 100% खुला हुआ नहीं है। सड़कों पर कंटेनर बैरिकेड आज भी रखे हुए नजर आते हैं और शंभू बॉर्डर आज भी बंद है। तो दोस्तों, हरियाणा के चुनाव क्या इन बॉर्डरों को खोलने में मदद करने वाले हैं? कांग्रेस और भाजपा सरकार का क्या अहम रोल जो है इन बॉर्डर्स के साथ रहने वाला है? उमेश जी क्या विचार प्रस्तुत करेंगे? ये इनके निजी हो सकते हैं। आइए दोस्तों, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली की बजाय अगर हम पंजाब के बॉर्डर से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पर आज भी बैठे हुए हैं लोग और वहाँ की जो आप सरकार है वो उनको वहाँ से हटाने में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आज इलेक्शन में एक बात समझ लीजिए कि अगर हरियाणा में कांग्रेस आ गई तब भी आपके लिए बॉर्डर खुल जाएगा और ये सारे के सारे दिल्ली की तरफ भागेंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके। अगर आप वाले आ जाते हैं तब भी होगा यही। तो मारकाट जब होगी तो आपका शहर कितने दिन कर्फ्यू में रहेगा, कितनी परेशानियां होंगी दोबारा से लोगों को, जैसे पहले हुई थी बॉर्डर बंद होने थे। ये जो किसान कहने वाले किसान मोर्चा है, असल में मेरी जो नॉलेज है उस हिसाब से ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दूसरे विदेशों से पेड आंदोलन है, सिर्फ मोदी सरकार को डिगाने के लिए, हिलाने के लिए, परेशान करने के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपका एक भी वोट अगर गलत डल गया तो उस हिसाब से मैं कांग्रेस का दुश्मन नहीं हूँ, मैं आप पार्टी का दुश्मन नहीं हूँ, ना मैं स्पोक्स पर्सन हूँ बीजेपी का, लेकिन मेरे हिसाब से आज बीजेपी आनी चाहिए वापस, ताकि ये जो किसान बैठे हैं, जो अपने आप को किसान कहते हैं, ये दिल्ली तक और आपके जीटी रोड से होते हुए जो शहर हैं हरियाणा के, उनको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनके नागरिकों को परेशानी ना हो। हालांकि मैं समझता हूँ कि मेरी इस बात के ऊपर जो लोग हैं कोई किसी को समझ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन गहराई से सोच के देखिए कि आप पार्टी पंजाब में राज कर रही है, आज उनका राज है, वो उनको वहाँ से बिल्कुल हटाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई कोशिश हुई है, वो वहाँ के वहाँ बैठे हुए हैं। अगर मेरे घर के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ हो या मेरे दरवाजे पे कूड़ा पड़ा हुआ हो तो बदबू से मुझे हटाना पड़ता है, हटवाना पड़ता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। अब आगे का रास्ता बंद किया हुआ है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में कौन है? बीजेपी। अगर कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस तो वैसे ही चाहती है, राहुल विदेशों में बैठ के बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ इस देश के खिलाफ बोलता है। कल मेरे से किसी ने ये पूछा कि राहुल ऐसा क्यों बोलता है, तो दोस्तों मैंने ये जवाब दिया कि जब भी हम अपने देश के बारे में कोई बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि मातृभूमि यानी मेरी माँ की धरती। राहुल की माँ की धरती कौन सी है? इटली। वो इस देश का ही नहीं है तो कहाँ की बातें वो करेगा? वो यहाँ की बातें थोड़ा करेगा। ठीक है, पार्टी में आ गए, पार्टी उसके पिताजी की है, उसकी दादी की है, उसके नाना की है, को उसको नेता बनाए, नंबर 1 पे बनाए, नंबर 2 पे बनाए, मर्जी है उनकी, लेकिन देश के हक में ये चीज़ें नहीं हैं। इलेक्शन के टाइम पे ये सोचना ज़रूरी है कि 2 दिन जो दारू पिला देगा या एक घड़ी मुझे तोहफे में दे देगा 50-60 रुपए की, मैं अपना वोट 50-60 में बेचने की बजाय मैं समझदारी से काम करूं और सोच के वोट डालूं।
कि क्या हरियाणा को डिस्टर्ब करना है तो आप कांग्रेस को वोट दे दीजिए, और अगर आपने हरियाणा को ठीक ठाक रखना है तो आप बीजेपी की फेवर में जाइए। अब इसके अतिरिक्त हम सोनीपत की बात कर लेते सर सवाल लूंगा मैं यहाँ पर। जी। पहली चीज तो ये जो आपने कही कि किसान नहीं हैं, तो कौन है वो लोग? हैं तो वो हमारे देश के नागरिक, लेकिन शायद आपको पता नहीं है, जब हम ये कहते हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी पे चले जाएंगे या फिफ्थ इकोनॉमी पे चले जाएंगे, मुझे बताइए आज अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ और आपने मुझे इस कुर्सी से हटाना है, तो पहले आप अपनी कोशिश करेंगे कि मुझे हटा के आप आए यहाँ। वही सिचुएशन वहाँ है, अमेरिका नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है। तो अगर आप तीसरी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं तो वहाँ जर्मन या इंग्लैंड वहाँ बैठा हुआ है। वो क्यों चाहेंगे कि कुर्सी खाली करके आपको दे दें? जितनी देर डिस्टर्ब कर सकते हैं इस देश को, उतनी ज़्यादा तरक्की इसकी रुकती है। तो वो जो है, जो बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, बेशक उनके पास खेत भी हैं, ट्रैक्टर भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन उनको उकसाने का जो काम है ये 10 देश मिलके कर रहे हैं। इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए, आपके देश में 15 करोड़ मुसलमान हैं। वक्फ के जो आया है बिल, उसकी उकसावे में इस आज सिचुएशन ये है कि 15 में से 10 करोड़ मुसलमान किसी वक्त भी एक विसल बजने के बाद सड़क पे आ सकते हैं। ऐसे ही सोनीपत में मुझे सुनने में आया है कि यहाँ का जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो शायद मुसलमान है। मैं नहीं कहता वो मुसलमान है कि नहीं, क्योंकि उसका नाम मुसलमान वाला नहीं है। हो सकता है कि जिन लोगों ने मुझे बताया है वो उनमें से कोई आपको भी मिला हुआ हो। तो सारी बातें समझते हुए, सोचते हुए, आपने वोट किसको देना है, जाट को देना, दे दीजिए, अपना वोट खराब कर लीजिए। इस वक्त अगर सरकार बीजेपी की चली गई तो ये समझ लीजिए आने वाले दिनों में ना तो आपका हरियाणा सेफ है और ना ही दिल्ली सेफ है। आप याद कीजिए, सिर्फ एक सरदार चढ़ता है और भारत का झंडा आपका उतार के उस पे खालिस्तान का झंडा लगा देता है। वो कौन था? क्या वो किसान था? और किसान ने खेत में हल चलाना है, ना कि झंडे उतार के आपके दूसरे अपने लगाने हैं। वो कौन है, क्या है, इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये सोच लीजिए कि जो 200-250 किसान बैठे हैं, क्या उनका घर बार नहीं है? क्या उनकी खेती बाड़ी नहीं है? तो वो क्यों नहीं देखभाल कर रहे? क्यों बॉर्डर पे बैठे? क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, उकसावा मिल रहा है दूसरे देशों से। तो मेरी यही प्रार्थना है सबसे कि अब आने वाले इलेक्शन में जो है समझदारी से कीजिए, बेवकूफ़ मत बनिए। आगे आप बहुत बेवकूफ़ बन चुके हैं, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। उमेश जी, क्या किसी ने पैसे दिए हैं इस प्रोपेगेंडा को फैलाने के आपको? मुझे कौन पैसे देगा? मैं पिछले 4 साल से ये समझ लीजिए आधा समय बेड पे गुजारता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमारी मुझे क्या है ये डॉक्टर बता नहीं पाते। 100 गज से ज़्यादा मैं चल नहीं सकता। मेरे जैसे बूढ़े आदमी को, बीमार आदमी को कौन आके घर में पैसे देगा और कहेगा कि भाई बीजेपी का सपोर्ट में बोल दे, उसकी सपोर्ट में बोल दे। मैंने जो टीवी देखते हुए या अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे जो महसूस किया है, मुझे यही लगता है कि जो 250-300 आदमी आज बॉर्डर पे बैठा है, जिस दिन बॉर्डर खुल गया उस दिन ये 250-300-3,500 हजार भी हो सकता है। ये बढ़ जाएगा। क्यों कि मैंने सुनने में जो आता है, अब सच है या झूठ है, 7,000 करोड़ रुपया पिछले इलेक्शन में मोदी को हराने के लिए आया था।
अब स्टेट में जो है हरियाणा का जो इलेक्शन है, इसमें कितना पैसा आएगा ये आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ से पैसा आता है ना तो आज की डेट में मेरी वहाँ पहुँच है और ना वहाँ तक मैं सोच सकता हूँ कि कौन आएगा कौन देगा। तो भैया मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, ये मेरी अपनी दिल की आवाज़ है। किसी को पसंद आए ना आए, फैसला जो वोट डालने वाला है, बड़ा छोटा बुजुर्ग, उनका है। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना यही करूंगा कि हरियाणा से कांग्रेस और आप वालों को दूर रखिए, रख सकते हैं रखिए, आपकी मर्जी है। क्या इस बात के कोई साक्ष्य हैं जो बॉर्डर पर लोग बैठे हैं उनको फॉरेन फंडिंग आती है? जैसा आपने बताया कि कुछ देश इंडिया की ग्रोथ में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, क्या इस बात का कोई साक्ष्य है? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको 2 दिन तक लगातार अपने पास बिठा के रखूं, खुद खाना खाता जाऊं और आपको ना खिलाऊं, तो भूख लगेगी ना आपको। उसके अलावा टट्टी पेशाब भी जाना है। तो ये घर बार छोड़ के वहाँ जो बैठे हैं, इनको इनकम कहाँ से है, कहाँ से वो खाना आता है? कहाँ ये क्या राजे महाराजाओं के बच्चे हैं कि जिनके पीछे खजाने ये छोड़ आए थे और आज पीछे से इनके परिवार के लोग या इनकी फौज या इनके कर्मचारी जो हैं वो बोरे भर भर के ला के दे रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाइए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कहीं से अंधेरे में पर्दे के पीछे खड़े होकर चुपचाप इनको पैसा दे रहा है। अब कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, ये तो कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाती है कि इसके साक्ष्य चाहिए। कहने को कुछ भी कह लीजिए, साक्ष्य यही है कि मैं 2 दिन आपको बिठाता हूँ, आप खाने का इंतजाम यहीं बैठे बैठे कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि साक्ष्य ये साक्ष्य है या नहीं है। यही मेरा साक्ष्य है। कुछ गुरुद्वारा कमेटियां या समाज सेवी लोग कुछ हैं वो खाना दे रहे हैं, और जैसा सिंघू बॉर्डर पर जब एक जाम वाली सिचुएशन थी, बंद कर दिए गए थे बॉर्डर, तो काफ़ी समय तक जो था ट्रॉलियां भर भर के सामान वहां आया था। तो वो सामाजिक लोग जो है अपने आप को कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं किसानों की। देखो जी, आपके पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है या आपकी पुलिस का ये काम नहीं है कि वो जो सामान ला रहे हैं उनकी बैकग्राउंड की सर्च करें। अगर गुरुद्वारे से कोई सामान आता है तो गुरुद्वारे वाले बेले नहीं बैठे हुए, वो अगर लंगर बनाएंगे बांटेंगे तो गुरुद्वारे में बांटेंगे, ना के ला के उनको करेंगे जो जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। और फिर वो किसके लिए कर रहे हैं? जब कानून बन रहा है, बन गया है, लड़ाई इसी बात की है ना, ये कानून गलत है। अरे भैया बैठ के बात कर लो। ठीक है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, सरकार के जो मंत्री हैं या अफसर हैं जो बात करेंगे वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने पढ़े लिखे बच्चों को बीच में ले आओ, गवर्नमेंट से परमिशन ले लो। कलकत्ता में क्या हुआ है, डॉक्टरों ने एक कंडीशन रख दी कि ये सारी रिकॉर्डिंग होगी और बाहर दिखाई जाएगी। ममता देवी भाग गई। ये पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए करते हैं, लेकिन जितना कि मैं समझा हूँ इस एज आने तक, मैं बेसिकली जब मैं जवान था, जब मेरा पहली बार वोट बना था, तो मैंने कांग्रेस को वोट डाला था। उस वक्त हर आदमी कांग्रेस को ही वोट डालता था। बाद में धीरे धीरे कि ये जाट नेता है, जाट इसको वोट देंगे, ये यादव है, यादव वोट देंगे, तो यूपी, बिहार या और स्टेटों में जो है हालात बदल गए। ये बड़ी उलझी हुई चीज़ है। जो सब्जेक्ट आपने छेड़ा है बहुत उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं घूम फिर के यही कहूँगा कि अगर इस बार हरियाणा में आपने किसी को वोट देना है, अगर मैं मान लो बीजेपी का होता, तो मैं दूसरी स्टेटों के लिए भी आपको कहता कि वहाँ ऐसे नहीं, वोट देने वाले की अपनी मर्जी होती है किसको देना है, उसने विचार खुद करना। लेकिन हरियाणा में विचार मेरा यही है
कि अगर यहाँ से कांग्रेस आ गई या आप पार्टी आ गई, पंजाब में क्या हुआ था, आपकी पहले कोई उम्मीद नहीं थी, 3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। एक बात सिंपल सी थी कि हमें एक मौका दे दो। लोग अकालियों से तंग आ चुके थे, कांग्रेस से तंग आ चुके थे, उन्होंने दे दिया मौका। अब क्या हालात है, हर दूसरे घर में एक नशेड़ी बैठा हुआ, कौन रोकेगा भाई? आप रोकोगे या मैं रोकूंगा? रोकना तो सरकार ने है या सरकार के जो विभाग हैं जो देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। वो एक जोकर बिठा दिया आपने चीफ मिनिस्टर बना के, वो लोगों को एंटरटेन करता था, लेकिन पॉलिटिक्स में वो अगर उंगली पकड़ के चलेगा दिल्ली सरकार की, तो वो काम हमें पसंद नहीं है। जिसको पसंद है वो करे। आज आधे से ज़्यादा पंजाब जो है तंग है, दुखी है कि हमसे गलती हो गई। कल को आप भी दुखी होंगे जब ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके दोनों तरफ फायर करते हुए या पत्थर फेंकते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे और आपके शहरों में कर्फ्यू लग जाएगा, मिलिट्री आ जाएगी या दूसरी फोर्स आ जाएगी कोई, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। अजमा के देखना तो देख लीजिए, आने वाले 5 साल में जहर पीना चाहते हो तो पी लो। जी दोस्तों, ये उमेश जी के निजी विचार हो सकते हैं। मैं यही अपील करूंगा, 100% मतदान होना चाहिए। हर व्यक्ति को घर से निकलकर मतदान करना चाहिए। वोट किसको देना है ये आपका निजी फैसला हो सकता है। सूझबूझ से और विवेक से काम लीजिएगा। उमेश जी, मैं वापस सोनीपत पर आऊंगा। एक बात आपने कही कि 60 रुपए की घड़ी और वोट, ये क्या जुमला एक या फलसफा आपने जो है इस्तेमाल किया, थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, सुरेंद्र पवार जी जो हैं, जो आज जेल में हैं, किस जुर्म में है, किस आरोप से है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। पिछली बार उन्होंने घड़ियां बांटी, हर घर में हर दुकान में सुरेंद्र पवार जी के नाम की घड़ी लगी हुई है। वो घड़ियां मैं भी अपने स्टाफ को किसी टाइम पे बांटा करता था। 50 रुपए की आती थी, 5 से 10 रुपए जो है उसके ऊपर अपने कंपनी का, अपने नाम का ठप्पा लगवाने के लिए या उसकी सही से पैकिंग करवाने के लिए मेरे खर्च होते थे। तो मैं कहता हूँ 60 रुपए की घड़ी, 60 रुपए की घड़ी आपने अपनी घर की दीवार पे, दुकान की दीवार पे टांग ली। आपने जितवाया किसको? सुरेंद्र पवार जी को। अब भी जितवा दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस को जितवा दीजिए। दूसरी बात, जैसे मेरे मुंह से निकला कि सुरेंद्र पवार जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक मुस्लिम है या नहीं है, हम इस झंझट में पड़ते ही नहीं हैं। जो पार्टी आज नहीं, 100 साल पहले जब मेरे पिताजी का टाइम था, मेरे दादाजी का टाइम था, उस वक्त भी जो मुस्लिम को सपोर्ट करते थे वही जिंदा रहते थे। आज भी कांग्रेस बिना मुस्लिम सपोर्ट के पावर पे नहीं आ सकती। जितनी भी पार्टियां मुस्लिम सपोर्ट से चलती हैं, मैं उन सब के खिलाफ हूँ। क्यों कि ना तो मुस्लिम हमारा पहले था, ना आज है, ना कभी होगा। बेशक ये कट्टरवादता कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आप इतिहास को समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर सुरेंद्र पवार जी मुस्लिम नहीं है तो वो ओपनली डिक्लेयर कर दें कि मैं हिंदू हूं और वो साबित करें। आप मेरे से सबूत मांग रहे हैं कि पैसा उनको कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। मैं कहता हूँ छोड़िए, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, बहुत बड़ा एक सपोर्ट चाहिए ढूंढने के लिए कि राशन कौन देने आया था, उसकी बैकग्राउंड बंदे क्या है, वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन सुरेंद्र पवार जी अगर खुद या उसके परिवार के लोग ये साबित कर दें, उनके लिए आसान है। वो ठीक है कि अब जो जनरेशन है, मान लीजिए कि उनकी आगे बेटी कहाँ ब्याही हुई है मुझे नहीं पता, बहू कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, लेकिन
मैं हिंदू हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। हरिद्वार में बड़े बड़े पोथियाँ पड़ी हुई हैं जो मेरी पिछली 20-20, 25-25 पीढ़ियों की पूरी लिस्ट जो है वहाँ से मिल जाती है। तो या तो कुछ ऐसा कर दो भाई, वोट डालने में आप हरिद्वार, सोनीपत वाले तो भागे जाते हैं हरिद्वार, वहाँ से इसकी भी निकलवा लाओ। वो नहीं जेल में है, उसकी मदद करना चाहते हो, वहाँ से आप लोग निकलवा लाओ, वहाँ मिल जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा पंडित मिल जाएगा जिसके पास इसका गोत्र देख के इसकी जन्म पत्री हो, सबूत ले लो। हिंदू है तो करो, उसको सपोर्ट करो। हिंदू हिंदू की सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या मुस्लिम की करेगा? लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर सेंटर में सरकार बीजेपी की है तो यहाँ हमने कांग्रेस लानी ही लानी है। अगर सेंटर में कांग्रेस की है तो यहाँ बीजेपी वाला जीतेगा। ये रिवाज को भी तोड़ दीजिए, ये गलत तरीका है। आपके शहर की कोई सड़क साबित नहीं है, खड्डे हैं, टूटी हुई है, सब कुछ है। कारण क्या है कि आपने कमेटी में या लोकल जो लीडर्स हैं आपके, ये सब कांग्रेस ही जितवा दिए पिछले इलेक्शन में। फंड कहाँ से आएगा? सेंटर से। सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। अब बीजेपी अगर आपको फंड्स रिलीज करने में देरी करती है तो आपकी सड़क टूटी की टूटी ही रहेगी। ये शहर कभी तरक्की नहीं करेगा। ये मेरा अपना सोचना नहीं है। सोच के साथ साथ मेरा पिछले 30-35 साल से 1985 में मैं इस शहर में आया था, 1985 से लेके अब तक यही रवैया देख रहा हूँ, बीच में एक आध बार को छोड़ के। तो मेरी सारे सोनीपत वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि समझदार बनिए और समझदारी से वोट कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, उमेश जी ने अपने विचार रखे, इनके निजी विचार हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। विशाल वशिष्ठ आपसे जल्द मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सर, आपने समय दिया, शुक्रिया। थैंक यू।